गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एम ऑडिबल ऑल? आवाज आ रहा है मेरा? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से सभी लोग। गुड इवनिंग सिद्धि, गुड इवनिंग रोहिणी, गुड इवनिंग सानिका, गुड इवनिंग अंशिका। गुड इवनिंग ब्रुनल, गुड इवनिंग प्रियंका, विभूति, वेरी गुड इवनिंग ऑल। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोगों को क्या चीज, ब्लड कोएगुलेशन का स्टडी करना है। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, कहां तक हुआ था, पहले तो ये बताओ जल्दी से। प्लाज्मा हो गया था कंप्लीट, प्लाज्मा कंप्लीट हो गया था। आई थिंक ये वाला स्लाइड जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे, इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ रिवाइज करना है? यस या नो? ये स्लाइड जिसमें हम लोगों ने ब्लड के टाइप्स का स्टडी किए थे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में कुछ कॉमन से फीचर्स देखे थे कि कैसे फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं। आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मेरो में होता है। रिवाइज करना है? चलो ठीक है, रिस्पॉन्स आया है रिवाइज करना है, तो अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पहले लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ाया है। तो देखिए बेटा, ब्लड का कलर रेड होता है। रेड होने का रीजन क्या है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। अब आरबीसी का फॉर्मेशन, ये जो हमारी बोन होती है, बोन में एक स्पेशल सेल्स होती है स्ट्रक्चर, जिसे रेड बोन मैरो कहते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल सेल होता है जिसे स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल मीन्स दिस इज अ टोटीपोटेंट सेल। क्या है? टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट मतलब एक ऐसा सेल जिसमें पावर होता है ऑफ डिवीजन। ठीक है, पावर ऑफ डिवीजन अगेन एंड अगेन। जनरली कोई भी सेल, उसका एक लिमिटेड डिवीजन होता है और डिवीजन होने के बाद उस सेल का डेथ हो जाता है। बट यहाँ पे ये जो स्टेम सेल है, इसमें हमेशा डिवीजन देखने को मिलेगा। ओके, तो यही जो स्टेम सेल यहाँ जो देख रहे हो, उससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। अब नॉट ओनली आरबीसी, हम लोगों को यहाँ पे आरबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का भी स्टडी करना है। तो इसके लिए हमने देखे कि आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन क्या होगा? तो डब्ल्यूबीसी मीन्स व्हाट? क्या? ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी मीन्स एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड कार्पसल्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्लेटलेट्स ही लिखा हुआ है ना। यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना है आपको, क्या चीज? थ्रोम्बोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? थ्रोम्बो। डब्ल्यूबीसी मींस ल्यूकोपोएसिस, आरबीसी एरिथ्रोपोएसिस, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोपोएसिस। ओके, अब यहाँ पे कैसे दिखता है? तो आरबीसी बाइकॉन्केव होता है, डब्ल्यूबीसी रेगुलर होता है और प्लेटलेट डिस्क्वाइड होता है। फिर नॉर्मल काउंट कितने होते हैं? आरबीसी के 4.5 से 5.5 पर क्यूबिक मिलीमीटर। हमारे एनसीईआरटी में 5 से लेके 5.5 दिया है। अप्रोक्सीमेटली रेशियो है, क्वेश्चन इसी के आसपास ही आएगा, बट जो एनसीईआरटी दे रहा है उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, समझे? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के नंबर भी मैंने समझाए थे। अब ये जो काउंट्स है, ये इसका नॉर्मल रेंज है। ये क्या है इसके? ये इसके नॉर्मल रेंज है। और कभी भी कोई भी सेल्स के नंबर नॉर्मल रेंज से इंक्रीज या फिर नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो जाए, तो उस टाइम पे किसी ना किसी टाइप का डिसऑर्डर हो जाता है।
तो उसके लिए कुछ टर्म यहाँ पर यूज होता है, जैसे कि आरबीसी के नंबर इंक्रीज हो गए। क्या चीज? आरबीसी के नंबर यदि इंक्रीज हो गए तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहेंगे, और डिक्रीज हो गए तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहेंगे। ऐसे डब्ल्यूबीसी के नंबर इंक्रीज हुए तो ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकेमिया कहलाता है। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। यदि हम किसी को कहते हैं, सजेस्ट करते हैं ना कि उसे ब्लड कैंसर हो गया, तो डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ जाते हैं और उसके लिए टर्म यूज होता है ल्यूकेमिया। ओके, और डिक्रीज हो गया तो वो क्या कहलाएगा? ल्यूकोसाइटोपिनिया। ऐसी प्लेटलेट्स के साथ भी होगा। प्लेटलेट्स के नंबर कम और ज्यादा होते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, ये हम लोगों ने देखे थे। फिर आरबीसी मेल में इसके काउंट्स ज्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं। रीजन, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। रीजन, मेल में हार्मोन होता है जिसे कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन। अब मेल सेक्स हार्मोन जो है वो कौन सा है? एंड्रोजन। क्या है? एंड्रोजन। और इस एंड्रोजन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन है जो कि मेल में प्रेजेंट होता है, और ये आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। इसलिए मेल में आरबीसी के काउंट ज्यादा मिलेंगे। अब कैसे होता है आरबीसी का फॉर्मेशन, तो इसको लेकर के मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक प्रोसेस समझाया था कि आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए एक तो विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ओके, और एक हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन, इसका रिक्वायरमेंट होता है, तब जाके आरबीसी फॉर्म होगा। आरबीसी जब बच्ची होती है, बच्चा फॉर्म में, चाइल्ड मींस इमेच्योर आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस होता है। लेकिन आरबीसी जब मेच्योर होती है तो ये अपने न्यूक्लियस को लॉस्ट कर देता है। मींस हम अपनी एक आरबीसी देखें तो इसमें ना तो न्यूक्लियस होगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही किसी दूसरे टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स है। ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। यदि हम सेल बायोलॉजी में सेल थ्योरी यदि स्टडी करते हैं तो किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए उसको न्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस उस सेल का ब्रेन होता है। ठीक है, यदि न्यूक्लियस नहीं है तो वो सेल सरवाइव नहीं कर सकती। लेकिन इसमें आरबीसी सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, जो न्यूक्लियस नहीं होते हुए भी जिंदा रहती है। ओके, अब ये सोचो कि यदि इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया यदि रहा तो सारा ऑक्सीजन तो ये खा लेगा। हम लोगों ने ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में पढ़े कि आरबीसी सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर के टिश्यू में क्या करता है? पहुंचा देता है। समझे? यदि ये माइटोकॉन्ड्रिया रहता तो उस ऑक्सीजन को वही यूज कर लेता, तो फिर आरबीसी का रोल क्या रह जाता? इसलिए नेचर ने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। फिर विटामिन B12 यदि हमें नहीं मिलता, B9 नहीं मिलता, फॉलिक एसिड कहते हैं जैसे, ये यदि नहीं मिलता तो किसी ना किसी टाइप की डिसीज हो जाती है। जैसे B12 का डेफिशिएंसी, ये आप आपके नोट्स में लिख के रखेंगे। ठीक है, आपके नोट्स मैंने देखा जिन लोगों ने मुझे पोस्ट किए हैं उन्होंने ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट कर दिए। विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है तो उसे कहते हैं परनेसियस एनीमिया। अब B9 का डेफिशिएंसी होगा, क्योंकि आपको तभी तो समझेगा ना ये मैं क्या लिखा हूं यहाँ पर। इसे कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये मेगालो है, जी है ये। कई लोगों ने इसको ऐसा ही ऐसा टाप दिया है, टिप दिया आपने। मेगालोब्लास्टिक है ये, करेक्शन कर लेंगे अपने नोट्स में। अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा है नोट्स चेक करते ही नहीं है तो ऐसा नहीं है। ओके, और नोट्स आप मेरे लिए नहीं बनाओ, अपने लिए बनाओ। लेकिन ये टारगेट रहता है ना कि हमें शेयर करना है, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, और यही चीज हमारा रिजल्ट में स्कोर को बढ़ावा देता है। ओके, आगे। अब देखो आरबीसी जो होती है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होती है? तो हमारा जो स्टमक होता है, पढ़े ना हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से, स्टमक, तो स्टमक के जस्ट पीछे साइड में यहाँ पर एक बीन के समान एक ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर, ये ऐसा, इसे कहते हैं स्प्लीन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं स्प्लीन। इट इज ऑल्सो नॉन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहलाता है ये?
ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाता है। ओके, अब आरबीसी का लाइफ स्पेन जो है 120 डेज होता है। यानी आज यदि एक आरबीसी, अभी कितने बज रहे हैं, यदि 6:30 हो रहे हैं, ठीक है, तो 6:30 पे यदि आज आपका 14 जुलाई है और 6:30 जो है इस टाइम पे यदि एक आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहां से सीधे सीधे सेम टाइम पे सेम जो ड्यूरेशन है उसके 120 डेज के बाद ये आरबीसी जो है उसका डेथ हो जाएगा। अब डेथ होने के बाद ये आरबीसी डिस्ट्रॉय जो होती है वो कहाँ जाके होती है, वो स्प्लीन में होती है। कहाँ होती है, स्प्लीन में। अब आरबीसी में जो प्रेजेंट होता है उसके साथ साथ एक ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन दैट इज हीमोग्लोबिन, ये दो कंपोनेंट से बना होता है, एक तो हीम से बना होता है और दूसरा ग्लोबिन से बना होता है। दिख रहा है, हीम और ग्लोबिन, तो ये भी ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे साथ ही साथ बाइल पिगमेंट भी फॉर्मेशन होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, जो लीवर जो है वहां से सिक्रेट होता है हमारे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, समझा बेटा इतना पार्ट? किसी को कुछ पूछना है, रिस्पॉन्स करो सभी लोग जल्दी से। ओके चलो, क्लियर हो गया बेटा सभी को, वेरी गुड। यार सभी लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते मेरे को, ये समझ में नहीं आता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। इसके बाद देखिए, ये तो हो गया क्या चीज, आरबीसी कहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है और क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। ओके, आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या है, न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होता है, साइज क्या होता है, ये सारी चीजें, एवरीथिंग, हर चीज हम लोगों ने यहाँ पर जो है ये स्टडी कर ली है। ओके, हाँ बेटा उसका लेंथी प्रोसेस है, हमको सिर्फ इतना मालूम है कि हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन है, सिर्फ इतना याद रखो। ठीक है, इसके बाद हम लोग डब्ल्यू स्टडी के, और डब्ल्यू नहीं होता क्यों जाते, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं होता। हाँ लेकिन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी को जनरली दो क्लासेस में, दो टाइप में डिवाइड किया है, एक अग्रेनुलोसाइट होता है और दूसरा ग्रेनुलोसाइट होता है। मतलब जैसे कि ये सेल्स है और सेल का ये साइटोप्लाज्म है। अब ये जो साइटोप्लाज्म जो होता है, तो इस साइटोप्लाज्म में क्या कह सकते हैं हम लोग, ग्रेनुल्स के समान इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो यदि इसमें ग्रेनुल्स के समान इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे हम, ग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुल के साथ समान स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, अग्रेनुलोसाइट। अब इसके टाइप्स, ठीक है, अभी टाइप्स क्या क्या होता है इसमें, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडियो, मतलब इसके टाइप्स है क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पे, योस्नोफिल आ रहा है, बेसोफिल आ रहा है, न्यूट्रोफिल आ रहा है ना, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है। हेलो, ओके, हाँ। तो अभी देखिए यहाँ पे इनके हम लोगों ने टाइप्स और इनका परसेंटेज लेवल ये भी हम लोगों ने देखे थे। एक तो जिस कलर की डाई से, क्योंकि ये देखो डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है, तो उसकी वजह से यदि हम इसे देखेंगे तो देखने के लिए हम अलग अलग टाइप का डाई यूज करते हैं, जैसे एसिडिक डाई, बेसिक डाई, न्यूट्रल, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका नाम दे दिए। बेसिक मीन्स बेसोफिल, न्यूट्रल मीन्स न्यूट्रोफिल, एसिडिक डाई मीन्स इओसिनोफिल। न्यूक्लियस इओसिनोफिल का बाइलोब होता है, ये ऐसे दिख रहा है। ओके, बेसोफिल का ट्विस्टेड होता है, न्यूट्रोफिल का इस तरह से मल्टीलोब होता है। मल्टीलोब होने की वजह से पीएमएनएल कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। परसेंटेज हमने यहाँ पर देखे थे। काम कब कैसे करता है, तो न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक सेल होता है। ये वाला पार्ट हम लोग आज थोड़ा सा अगेन समझेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन हमें अगेन समझना है, फंक्शंस।
तो देखो फैगोसाइटिक सेल्स जो होती है, दो सेल्स होती है फैगोसाइटिक्स। एक तो हम लोग न्यूट्रोफिल को कह सकते हैं, और दूसरा हम लोग क्या चीज, मोनोसाइट को कह सकते हैं। ये दोनों का काम यदि हम देखें तो दोनों भी क्या है, ये एक फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक सेल में समझता है क्या होते हैं? देखो मुझे देखो, जैसे कि सपोज ये एक बैक्टीरिया है, किधर गया है? अरे मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, देख रहे हो ना आप लोग मुझे? हाँ, कुछ और है क्या मेरे पास दिखाने के लिए? ये माउस को समझा रहा हूँ। देखो ये एक बैक्टीरिया है और ये एक सेल है, ये इस तरह से राउंडेड सेल है। ये माउस है, माउस नहीं है, ये बैक्टीरिया है। ये क्या हो गया, ये हमारा सेल, कौन सा सेल? न्यूट्रोफिल भी हो सकता है या फिर मोनोसाइट भी हो सकता है। तो अभी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में जैसे आया तो सबसे पहले ये ऐसा स्ट्रक्चर को बदल देता है, स्यूडोपोडिया बनाता है, इसको अपने अंदर इनगल्प कर लिया, ये इनगल्प कर लिया, ये ऐसे खा लिया उसने, और अंदर इसको मार देगा, ऐसा डिस्ट्रॉय कर देगा बिल्कुल, ये ऐसा पूरा काम तमाम हो गया इसका। तो इस तरह से इस फिनोमिना को कहते हैं क्या चीज? फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। आज स्ट्रेंथ कम दिख रहा है मुझे। अब देखो कभी कुछ एलर्जी हो जाती है हमें, तो एलर्जी कैसे हो रही है? किसी भी टाइप के एलर्जेंस, किसी भी टाइप के एलर्जेंस, जैसे पॉलन ग्रेन की हम बात कर सकते हैं। किसकी? पॉलन ग्रेन्स की हम बात कर सकते हैं, या फिर डस्ट के थ्रू कई लोगों को एलर्जी होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो एक्चुअली एलर्जन से जो हमारे बॉडी में जा रहे हैं, उसको मारने के लिए हमारे बॉडी में कोई तो भी सेल्स है जो उस पर काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ईओसिनोफिल्स। ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में क्या करता है, काम करता है। लास्ट लेक्चर में टाइम हो गया था और मैं आपको क्लेरिफाई नहीं कर पाया था ये वाला पार्ट, इसलिए मैं आज रिवाइज कर रहा हूँ। बट ये जो ओवर राइटिंग वाले जो नोट्स है ये आपको नहीं मिलेंगे, तो आप चाहो तो इसके साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेके के रख लो, और नहीं तो ये रिकॉर्डिंग तो मैं पोस्ट करूंगा ही, फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, यदि रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए होंगे आप तो, और वहां से फिर नोट्स बना लेना, ठीक है? हेलो, वैसे मेरा राइटिंग समझ में आ जाता है ना आपको? क्योंकि बहुत रफली लिखता हूँ वैसे मैं। ड्राइंग यार, अब देखो मैं ट्राई करता हूँ अच्छा लिखने के लिए, लेकिन आई एम नॉट ए प्रोफेशनल स्टाइलिश मेकर, या फिर ड्राइंग, मेरा डायग्राम जो है समझ में आना चाहिए आपको सारी चीजें। ओके, चलो बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, और इसी के साथ साथ अभी क्या चीज, दो फंक्शंस हम लोग देख लिए हैं। एक्सप्लेन, स्लाइड वाला पार्ट नहीं हुआ क्या बेटा इस पोर्शन का? नहीं हुआ? हाँ, स्लाइड से हम करेंगे। ओके, स्लाइड होगा हमारा, वेट करो, स्लाइड अवेलेबल है हमारे पास। मैं तो अभी फिलहाल ये वाला पार्ट रिवाइज करा रहा हूँ, क्या क्या है कैसे है, उसके बाद हम स्लाइड पे भी आएंगे, ठीक है? हाँ, फिर इसके बाद देखो बेसोफिल आता है, और बेसोफिल की यदि हम बात करें तो ये सिक्रेट कर रहा है, क्योंकि देखो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के फंक्शन हमने देख लिए, फैगोसाइटिक एक्शन होता है, ठीक है? साथ ही साथ ईओसिनोफिल भी हमने देख लिए। अब बेसोफिल जो होता है ये अलग अलग टाइप के केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करता है, जैसे हिपेरिन हो गया, हिस्टामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। अब ये क्या करते हैं, तो हिपेरिन जो होता है ये होता है एंटी कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट। जानते हो उसका मीनिंग क्या होता है बेटा एंटी कोएगुलेंट का? कोई भी, कोई भी बच्चा रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। एंटी कोएगुलेंट, व्हाट यू मीन बाय एंटी कोएगुलेंट? रिस्पॉन्स करो जल्दी। बहुत से लोगों को एंटी कोगुलेंट नहीं मालूम, मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा सिंपल, आप देखो यदि हमें, क्या बताऊं मैं, जैसे कि रप्चर हुआ, हमारा टिश्यू डैमेज हुआ,
एंटीकोगुलेंट मेडिसिन होती है जो प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट को। ओके बेटा, वेरी गुड रोहिणी। हम हिपैरिन की बात कर रहे हैं। हिपैरिन भी एक एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। एंटीकोगुलेंट मीन्स क्या, जैसे कि ये कटा, ब्रेक हुआ तो ब्लीडिंग होना चालू हो गई। आज के हम इस सेशन में यही पढ़ने वाले हैं। लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि क्लॉट हो गया ब्लड। ब्लड क्लॉट कब हुआ? जब हमारा ब्लडिंग जब बाहर आई, मतलब एटमॉस्फेयर के एयर के कांटेक्ट में जब हमारा यहाँ पे ब्लड आता है तो क्लॉट हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर, हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। जानते हो क्यों? हमारे बॉडी में जो ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है उसका रीजन क्या है? यदि हम देखें तो हमारे बॉडी में जो ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो उसका रीजन ये है कि वो हमारे बॉडी में एक स्पेशल टाइप का केमिकल सब्सटेंस जो है बेसोफिल सिक्रेट कर रहा है। उसे कहते हैं हिपैरिन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हिपैरिन। और हिपैरिन जो है ये क्या है? ये एक एंटी कोएगुलेंट है। ब्लड को क्लॉट, ब्लड को जमने से बचाता है, ऐसा हम सिंपल कह सकते हैं। जैसे दूध से दही जम जाता है ऐसे बोलते हैं ना, डिगले बनने लग जाते हैं, क्लॉट हो जाता है। ओके। हिस्टामाइन जो होता है ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मीन्स क्या होता है? आपने देखे होंगे कभी भी कोई फीवर आपको कभी फीवर आ जाएगा, कभी कुछ जगह चोट लगी तो वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी, पेन होता है, किसी ना किसी टाइप का सेंसेशन होता है। तो ये सारी चीजें यदि हम देखें तो ये क्या है? ये एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। और ये रिस्पॉन्स अपने आप नहीं हो रहा, हमारे बॉडी में कोई ना कोई केमिकल सिक्रेट होता है, उस केमिकल की वजह से होता है। ओके, उस केमिकल को कहते हैं हिस्टामाइन। क्या कहते हैं बेटा इस केमिकल को? हिस्टामाइन। और सेरोटोनिन, स्लीपर वैक साइकिल जो होती है हमारे बॉडी में, जिसे हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। दिन निकला तो हम जाग जाते हैं, रात हुई तो हम सो जाते हैं, अलग अलग टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे बॉडी में चलते रहती है। तो ये सारी चीजें जो है ये सेरोटोनिन की वजह से होता है। समझे? अब देखो, थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो डिस्कस कर रहा था वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि हम क्या देख रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर जो देख रहे थे, ध्यान से समझना, देखना क्या हो रहा है। ये देखो बेटा, कभी आप जैसे कि कुछ, ओ क्या हो गया, ये कुछ काट रहे थे ना आप, नाइफ लिया आपने, नाइफ लेते ही आपने क्या किए? कट किए। बट हुआ ये कि आपका हाथ ही कट गया। ओ, ऐसा होता है। लेकिन ये कितनी देर तक की कंडीशन रहने वाली है? लाइफ लॉन्ग? हाँ, हो सकता है, लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। कब? जब उससे यदि हीमोफीलिया होगा तब। हीमोफीलिया जानते क्या होता है? हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसीज है, ब्लीडर डिसीज। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कुछ पर्सन में फॉर्म नहीं होता। जो क्वीन विक्टोरिया है ना, ब्रिटेन की जो महारानी है, ठीक है, तो क्वीन विक्टोरिया, उसकी कंप्लीट जितनी भी पीढ़ी थी सारे लोगों को हीमोफीलिया था। सोचो उनके पास क्या नहीं था, हर चीज थी, पैसा, ऐशो आराम, दौलत, शोहरत, हर चीज। लेकिन कहीं से आई एक ऐसी बीमारी जो उनके सारे परिवार को तबाह कर दी, कंप्लीट जनरेशन को उसने बर्बाद कर दिया। यह हीमोफीलिया। और ये एक, यदि मान लो पेरेंट्स में किसी भी मेल या फीमेल को यदि ये डिसीज हो गई ना, तो वो उसके बच्चे से बच्चे और बच्चे के भी बच्चे में ट्रांसफर होते जाती है। अब ये पार्ट अभी हमारा नहीं है पढ़ने वाला, इस पोर्शन को हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे बेटा बहुत अच्छे से। और ये चैप्टर जो जेनेटिक्स का है आपको 12th में है, अभी आप लोग 11th का पोर्शन पढ़ रहे हो, तो ये वाला पोर्शन हम लोग 12th में देखेंगे। ओके, तो अभी आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा क्या है ये। ठीक है बेटा, तो ये हीमोफीलिया क्या है ये तो समझ गए हो आप।
ओके। हाँ, तो अभी देखिए हीमोफीलिया तो अब आप लोगों को आ गया है क्या होता है ये। अब हम आते हैं और ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ते हैं, कैसे ब्लड क्लॉट होता है। एक काम करते हैं, पहले हम लोग स्लाइड से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपका डिमांड था स्लाइड से पढ़ना है। ओके, तो अब तक के का जो भी पार्ट हम लोग यहाँ पे देखे हैं उस पार्ट को एक बार हम लोग स्लाइड से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बेटा हम ये ब्लड क्लॉटिंग जो है, कोएगुलेशन, ये पार्ट हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी स्लाइड से बहुत सारे पार्ट तो समझना बाकी है हम लोगों का, बट फिर भी अभी जो जितना भी पार्ट मैंने समझाया हूँ उस पार्ट पे हम फोकस करते हैं और स्लाइड से उस पोर्शन को हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने यहाँ पे सर्कुलेशन क्या होता है ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो सर्कुलेशन मीन्स क्या, क्या सर्कुलेट हो रहा है बेटा, हमारा ब्लड या फिर हमारा बॉडी फ्लूइड, जिसमें लिम्फ भी होता है और ब्लड भी होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, जो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या फिर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जैसे यूरिया जो फॉर्म होता है हमारे बॉडी में, इसको भी हमारे बॉडी से यदि बाहर करना है तो उसमें ये इन्वॉल्व होता है। ओके, अब सर्कुलेशन ये नॉट ओनली हमारे बॉडी की हम बात करें, यदि हम सिंपल जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम एनिमल किंगडम का सिंपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें, तो एनिमल जहां से स्टार्ट हुआ है जिसको हम नॉन कॉर्डेटा कहते हैं या इनवर्टिब्रेटा, जिसमें स्पंजेस आता है, ठीक है, सिलेंट्रेटा आता है, तो उसमें भी सर्कुलेशन जो है देखने को मिलेगा। समझे कि इसमें सिलेंट्रेटा और स्पंजेस में भी सर्कुलेशन जो है देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उनमें ब्लड नहीं होता बेटा और उसमें ना ही लिम्फ होता है, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही यूज करते हैं अपने सराउंडिंग फ्लूइड को अपने अंदर लेना है या अपने में से बाहर करना है यदि, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज, वाटर का यूज कर रहे हैं। लेकिन जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम मछली की बात कर लेंगे, बर्ड्स की बात कर लेंगे, रेप्टाइल्स की बात करेंगे, हम अपनी खुद की बात यदि करें तो हम लोग जो है हमारे बॉडी फ्लूइड जो है ब्लड और लिम्फ होता है जो सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है। ओके, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमारा एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। ओके, इसके साथ ही साथ अब सर्कुलेटरी सिस्टम के जनरली 2 टाइप्स होते हैं। अब 2 टाइप्स की यदि हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो एक तो होता है जिसे हम कहेंगे ओपन टाइप और दूसरा आता है क्लोज टाइप। क्या क्या रहेगा, एक यहाँ पे जो है क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है और एक ओपन टाइप होता है। अब इसमें क्या डिफरेंसेस है, तो आपको देखो ये एक पिक्चर्स दिखाई दे रही है, ठीक है, ये एक पिक्चर्स है। तो इसमें जैसे कि आपको ये जो एक एनिमल्स जो दिखाई दे रहा है, ओके, क्या है ये जानते हो, ये फाइलम ऑर्थोपोडा का मेंबर है, ठीक है, ये देखो ऑर्थोपोडा, और एक मोलुस्का भी होता है। तो इसमें देखो इसकी बॉडी को हम देखेंगे तो ये इसकी बॉडी का अंदर का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो ये बॉडी की ये कैविटी बेटा, ये जहाँ पे ऐसे ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे और उस कैविटी में इस तरह से ऑर्गन डूबे हुए हैं उसके अंदर। और यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो हार्ट आप जो देख रहे हो, हार्ट ने ब्लड को इधर से लिया और इधर पंप किया, एक लार्ज वेसल से ये ब्लड यहाँ से आया और ये जो कैविटी है इस कैविटी में फिर से चला गया। ये जितने ऑर्गन है वहां पे डूबे हुए हैं, तो उसने ब्लड को ले करके ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स है या फिर जो ऑक्सीजन है या जो गैसेस उसने रिसीव किया, बदले में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस से वापस दिया और रिटर्न बैक हार्ट के पास फिर से ब्लड चला गया। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली 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 ऐसे होते रहती है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे किसी भी टाइप का क्लोज वेस्कुलर सिस्टम जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्लोज ट्यूब के समान स्ट्रक्चर ओपन टाइप में नहीं होता है, लेकिन क्लोज टाइप में एक क्लोज ट्यूब जो है ये देखने को मिलेगी। इसमें क्लोज ट्यूब देखने को मिलेगा बट इसमें नहीं है। तो इसमें एक कैविटी है, इस कैविटी को मैंने आपको हीमोसील कहा था। इट इज ऑल्सो नॉन एज साइनसिस। ये दिख रहा है, साइनसिस मीन्स कैविटी।
और यहाँ पे जो ब्लड होगा उसे हम ब्लड नहीं कहते, इस कैविटी में जो बॉडी फ्लूइड होता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं हीमोलिम्फ। समझे? तो ये होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओपन क्लियर हो गया, अब हम देखेंगे क्लोज टाइप। तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या चीज, पहली चीज तो ये जो एनेलिडा है, एनेलिडा में अर्थवॉर्म दिखाई दे रहा है, अर्थवॉर्म, या फिर हम लोग अपनी बात कर सकते हैं। तो इसमें देखो हार्ट है, हार्ट से ब्लड पंप हुआ, फिर एक लार्ज वेसल्स थी, फिर ये जो लार्ज वेसल्स जो आ रही है ना ऐसी, ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में से डिवाइड हो जाएगी, जिसे हम कैपिलरी कह सकते हैं, आर्टरी, आर्टरियोल्स, इस तरह से छोटे छोटे। और फिर ये छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स है ये अलग अलग हमारे सेल्स के साथ कनेक्टेड रहती है, और उसे क्या करता है, ये ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से क्लोज ट्यूबुलर नेटवर्क यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहां से बॉडी फ्लूइड का फ्लो होता है। और एनेलिडा और कॉर्डेटा में क्लोज वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। आई होप आपको ओपन और क्लोज का मीनिंग समझ में आ गया होगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया था। रिस्पॉन्स करेंगे बेटा जल्दी से, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद और नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग यहाँ पे अभी ये वाला पार्ट मैंने आप लोगों को नहीं समझाया। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि क्या है, ब्लड की पंपिंग हो रही है। अब ब्लड की जो पंपिंग हो रही है, तो पंप अपने आप नहीं हो रहा ना, हार्ट के थ्रू पंप हो रहा है। तो हार्ट जो है, जो लोअर टाइप के ऑर्गेनिजम्स है उसमें ब्लड जो है वो पंप होगा, हायर में भी होगा, लेकिन हार्ट का एक डेवलपमेंट वहां पे अलग अलग टाइप से हुआ है। लोअर टाइप के ऑर्गेनिजम्स में जो ब्लड की पंपिंग जो हो रही है, तो उसमें हार्ट में ओनली 2 चैम्बर्स रहते हैं। जैसे मछली की बात करें तो उसमें 1 ऑरिकल्स एट्रिया कहते हैं और 1 वेंट्रिकल रहेगा। समझे? तो इसी तरह से ये वाला पोर्शन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया हूं, तो अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, इसके लिए थोड़ा टाइम है। हम ये आगे आने वाले पार्ट में इस स्लाइड को समझेंगे। 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर जो हार्ट होता है वो हम देखेंगे। और ये वाला पोर्शन भी जो होता है, पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन, ये भी थोड़े से कुछ कंसेप्ट हम देख लेंगे सबसे पहले हम लोग, उसके बाद ये वाला पार्ट समझेंगे। ठीक है? फिर सिंगल सर्कुलेशन का ये डिटेल है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का डिटेल है, और डबल सर्कुलेशन ये आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। फाइनली हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किए हैं। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में यदि हम जाए तो हीमेटोलॉजी हम लोगों ने देखे। हीमेटोलॉजी में हम लोगों ने एक तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टडी किए वो ब्लड क्या होता है ये हमने देखे। ब्लड के बाद हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे वो क्या देखेंगे, ब्लड वेसल्स, जो आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, हार्ट का स्टडी करेंगे। मतलब यहाँ पे हमको इस चैप्टर में 3 पोर्शन का स्टडी करना है, ब्लड का, ब्लड वेसल्स का और हार्ट का। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी होता है, ब्लड का स्टडी हीमेटोलॉजी होता है, और क्या कह सकते हैं हम लोग, ब्लड वेसल्स का स्टडी एंजियोलॉजी होता है। ओके, तो हीमेटोलॉजी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे, और ये वाला स्लाइड मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें एक साइड आपको जो दिखाई दे रहा है, एक तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि हमारे बॉडी में 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक जिसमें हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा है, और दूसरा सेल्स के बीचों बीच में भी कुछ फ्लूइड होता है जिसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, जो कलरलेस होता है। ठीक है, वाटरी फ्लूइड हम कहते हैं, तो वो कहलाता है लिम्फ। तो हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होगा ये 2 टाइप से होगा। ठीक है, तो एक लिम्फेटिक सिस्टम और एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। लिम्फ का फ्लो होता है जिसमें उसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहेंगे, और लिम्फ का फ्लो, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें ब्लड जो पंप कर रहा है वो हमारा हार्ट रहेगा, जो फ्लूइड पंप हो रहा है वो ब्लड रहेगा, और ये जिसके थ्रू इधर से उधर जा रहा है वो ब्लड वेसल्स होंगी। ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन और कैपिलरीज आती है। तो ये वाला पोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंजियो कहते हैं वेसल्स का स्टडी। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन किया हूं। ओके,
ब्लड की हम बात करें तो उसमें प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट हमने स्टडी किए थे। फॉर्म एलिमेंट में रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती है। डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट आता है। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल आता है। अग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है। लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आता है। तो लिम्फोसाइट को डिटेल में हम लोग 12th का जो पोर्शन होता है उसमें एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर है, उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्या चीज? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला जो चैप्टर है उसमें हम लिम्फोसाइट को डिटेल में समझेंगे। बट इस जगह पे जितना हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही पार्ट हम लोग देखेंगे। तो आई होप ये वाला स्लाइड भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, जनरल से कंसेप्ट, बाकी डिटेल हम देखेंगे एक एक करके। रिस्पॉन्स करो, सिर्फ ये स्लाइड का एक ओवरव्यू माइंड में एक पिक्चर सेट हो गया क्या क्या हमें पढ़ना है। ये एक सिंपल फ्लो डायग्राम है जिसकी हेल्प से हम सारी चीजें देखेंगे, समझेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यदि आपने अभी तक के कोई क्लास अटेंड नहीं किया हो ना तो आज के इस लेक्चर में सारा रिवीजन हो जाएगा आपका बहुत अच्छी तरह से, और विजुअलाइजेशन भी हो जाएगा ग्राफिक्स वाले लेक्चर से। ये बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, है ना? अच्छे है ना नोट्स? स्लाइड अच्छी रहती है ना मेरी? क्योंकि हैंड राइटिंग तो अच्छी नहीं है मुझे ऐसा लगता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छा करूँ, लेकिन फिर भी समझ में तो आपको आ जाता होगा। तो ड्राइंग विथ स्लाइड, ये दो कॉम्बिनेशन में हम लोग हमारा बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। इतना बेस्ट आपका स्टडी हो रहा है जो कहीं नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने ब्लड का स्टडी किए थे जिसमें ब्लड का कंपोजिशन देखे थे, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा 55%, फॉर्म एलिमेंट 45%। फॉर्म एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा जो हमारी सूखी हुई घास होती है ना, ग्रासेस, उसका कलर जो होता है पेल येलो कलर का, तो ऐसा कलर जो है जिसे स्ट्रॉ कलर कहते हैं, इस कलर का प्लाज्मा होता है जिसका पीएच 7.4 होता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं जिसमें प्लाज्मा जो है इसमें मैक्सिमम अमाउंट में यदि हम देखें तो वाटर आएगा, 90 से 92% वाटर रहेगा। साथ ही साथ कुछ प्रोटीन रहते हैं जो 6 से 8% होते हैं जिसमें फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स आते हैं। फाइब्रिनोजेंस हमारे ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि अभी देखो टिश्यू डैमेज हुआ और ब्लड यदि मान लो कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता तो हमारे बॉडी से कंप्लीट ब्लड का लॉस हो जाता और हमारा डेथ हो जाता। बट ऐसा नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है उस जगह पे और ब्लीडिंग होना रुक जाती है। तो वहां पे कोएगुलेशन फैक्टर्स जो है उसमें एक स्पेशल रोल प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजन का। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स मींस यदि हम देखें तो कोई बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में जाता है, नॉट ओनली बैक्टीरिया, ऑल एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस, एनी टाइप ऑफ जर्म्स, यदि कोई हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमारा बॉडी उसको मारने के लिए हमारा बॉडी एक रिस्पॉन्स देता है और उसको टोटली किल एंड डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये क्या है? ये हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, एंटीबॉडी कहते हैं जिसे। आपने सुने होंगे ना कोविड की वजह से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, वो क्या है? एक्चुअली वो जो एंटीबॉडी है वो हमारे जो जर्म्स हमारे बॉडी में गया ना उसको मारने के लिए रेडी हो गया। तो ग्लोबुलिन्स जो है ये वही है, दिख रहा है ना बेटा? ग्लोबुलिन्स जो है ये एक एंटीबॉडी है जो हमारे बॉडी को डिफेंस दे रहा है। उसके बाद आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन का रोल क्या है? देखो कभी कभी हमारे बॉडी में लूज मोशंस हो गए तो उसके बाद भी हमारे बॉडी को जितना वाटर चाहिए वो मेंटेन होता है। आपको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ज्यादा पानी पी लिए तो आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं जिसे मिक्चुरेशन कहते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है तो हमारे बॉडी को कितना वाटर का रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करके रख रहा है, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखने में एक स्पेशल टाइप का हार्मोन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, उस प्रोटीन को कहते हैं एल्बुमिन, जो हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है और हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है। यदि हमारे बॉडी से पानी बाहर निकल गया तो बीपी लो हो सकता है, यदि हमारे बॉडी में पानी ज्यादा आ गया तो बीपी हाई भी हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा जो है उसको रेगुलेट जो कर रहा है, कांस्टेंट मेंटेन जो रख रहा है, उसमें एल्बुमिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ गया बेटा? इसी के साथ साथ हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा होता है इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड एंड कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट सोडियम आयन, मैग्नीशियम क्लोराइड,
कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारा भी प्रेजेंट होता है। मिनरल और न्यूट्रिएंट्स का रोल हमारे बॉडी में ग्रोथ और एनर्जी को प्रोड्यूस करना, हमारे ऑस्मोसिस को रेगुलेट करने में एल्बुमिन के साथ जो हेल्प करते हैं वो ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स हेल्प करते हैं, और गैसेस जो हमारे बॉडी में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट भी हो रही है। तो इस तरह से ये हमारा प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा के बाद आता है फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट में आरबीसीज जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की सेल्स दिखाई दे रही है। प्लेटलेट छोटी छोटी दिख रही है, डब्ल्यूबीसी थोड़ी बड़ी है, और रेड कलर में आरबीसी है जो हमारे आर्टरी में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे आर्टरीज में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोगों ने आरबीसी का कलर क्या होता है? रेड। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। और हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज लेवल जो है 100 ml ब्लड में हम देखें तो 12 से लेके 16 ग्राम है। कम हुआ तो ब्लड हमारे बॉडी में कम होता है, ऐसा माना जाता है। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है? 120 डेज। 5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर आरबीसी के काउंट्स होते हैं। आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मेरो में होता है, और आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है इसे बाइकॉन्केव कहते हैं। कैसा होता है? बाइकॉन्केव। इसके अंदर किसी भी टाइप का ऐसा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, न ही माइटोकॉन्ड्रिया है, और न ही गोल्जी बॉडी। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। और आरबीसी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्रीथिंग वाला चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किए हैं। रिस्पॉन्स करो जल्दी से, ऐसा तो नहीं लग रहा फास्ट हो रहा है, बिकॉज हम रिवाइज कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। और आरबीसी तो हमने देखे, फिर डब्ल्यूबीसी का हमने स्टडी किए थे। देखो बेटा, डब्ल्यूबीसी में हम लोगों ने न्यूट्रोफिल देखे थे। ये देखो, 1 2 3 है, ये ऐसे 5 रहते हैं बेटा। एक और बढ़ा लो इधर, ऐसे 4 5। तो इसको क्या कहते हैं? मल्टी लोब न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसे? मल्टी, यार क्या हो गया, मल्टी लोब न्यूक्लियस, जिसकी वजह से इसे PMNL कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। रोल क्या है इसका? फैगोसाइटोसिस। ये है इयोसिनोफिल, इसका असर बाइलोब न्यूक्लियस होता है। ये हो गया बेसोफिल, इसका असर ट्विस्टेड या कुछ इस तरह से न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट एक किडनी के समान न्यूक्लियस होता है। लिम्फोसाइट का लार्ज, देखो लिम्फोसाइट मींस एल, एल मतलब लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल मींस बी, बी मतलब बाइलोब नहीं होगा, क्योंकि इयोसिनोफिल का बाइलोब होता है। ऐसा आप याद रख सकते हो। डब्ल्यूबीसी कलर नहीं होता है इसका। 1 से लेके 15 दिन तक के इसका लाइफ स्पैन होता है। 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर हमारे ब्लड में होता है। ये भी बोन मेरो में फॉर्म होता है। हमारे लिम्फ ग्लैंड जो होता है और स्प्लीन, ये पढ़ेंगे बेटा। लिम्फ ग्लैंड क्या होता है, स्प्लीन तो आपको पता चल गया है। लिम्फ ग्लैंड पढ़ाऊंगा बेटा, लिम्फ नोड कहते हैं। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी फॉर्म होती है। इसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको, कितने सारे न्यूक्लियस सभी में है। न्यूक्लियस सभी में होते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं। और ये हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम होता है। कैसे? यार यही तो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है ना। कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, कुछ भी आया, तो जो प्रोटेक्शन जो मिलेगा वो किससे मिलेगा? डब्ल्यूबीसी से तो मिलेगा। तो आप देखो, डब्ल्यूबीसी में अलग अलग सेल्स के हम टाइप्स देखते हैं। क्या क्या टाइप्स देखेंगे हम? सबसे पहले आएगा न्यूट्रोफिल, इट इज ऑल्सो नोन एज हेटेरोफिल्स। कोई भी पहला वाला नाम इंपॉर्टेंट, वैसे ज्यादातर पूछा जाता है। इयोसिनोफिल्स, एसिडोफिल्स भी कहते हैं। बेसोफिल्स, साइनोफिल्स भी कहते हैं। ये तीनों भी आता है ग्रेनुलोसाइट्स में। फिर उसके बाद अग्रेनुलोसाइट्स, इसमें मोनोसाइट, ये सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है। और लिम्फोसाइट जो होता है ये स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है, बट न्यूक्लियस इसका लार्जेस्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या चीज? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा है, स्मॉलेस्ट जो है लिम्फोसाइट कौन सा है, लार्जेस्ट न्यूक्लियस किसका होता है, ये टर्म आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेके रख लो। परसेंटेज लेवल 60 to 65, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल 2 to 3%, इसको 1 से 3% भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसके आसपास ही कुछ
3 से ज्यादा नहीं, 1 से कम नहीं, समझ गए? 3 से ज्यादा नहीं आएगा, 1 से कम नहीं आएगा। 0.5 से 1% बेसोफिल का काउंट है। मोनोसाइट 6 to 8%, लिम्फोसाइट 20 से लेकर 25%, ये याद रखोगे। देखो हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन ये सीक्रेट करता है, ये पढ़े थे हमने, ठीक है। इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी को रेजिस्ट करता है एलर्जिक रिएक्शन में, ये यूसिनोफिल पढ़े। न्यूट्रोफिल फैगोसाइट है, इसलिए हमारे बॉडी का जो सोल्जर है ये न्यूट्रोफिल को कहते हैं। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा दिया यहाँ पे, याद रखना। स्टार नहीं बना, समझ लो। अभी इम्यून सिस्टम का जो पार्ट होता है वो हमारा लिम्फोसाइट होता है, जिसमें बी और टी लिम्फोसाइट को डिटेल में आगे चल के हम समझेंगे। और ये भी फेगोसाइट करता है हमारा मोनोसाइट। बेटा ये वाले स्लाइड में किसी को कुछ पूछना है, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ये सारी चीजें क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? रिस्पॉन्स मी क्विकली। मजा आया? आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज अब तक जितना भी पढ़े सारा रिवीजन हो गया, इसलिए मैंने पहले से स्लाइड से नहीं पढ़ाया था, ठीक है। बट आज स्लाइड से सारे पॉइंट्स क्लियर करा दिया मैंने आपको। चलो सभी का रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखो बेटा मुझे सभी का नेम लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप क्लास ज्वाइन करते होंगे तो आपको मालूम होगा ये लेक्चर रिकॉर्डेड रहता है ना? आता है ना नोटिफिकेशन, वॉइस कमांड आती होंगी। अब ये लेक्चर रिकॉर्डेड है तो आपका रिस्पॉन्स भी रिकॉर्डेड है, और हर लेक्चर जो है आपका रिकॉर्ड होता है। आपकी एक्टिविटी, आप कब एंट्री किए, कब एग्जिट हुए, कौन से क्लास में आप प्रेजेंट थे, नहीं थे, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है बेटा। आपके चैट रिस्पॉन्स, किस टाइम पे कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर दिए हो, आपने दिए हो कि नहीं दिए हो, ये भी रिकॉर्डेड होता है। ये आपको नहीं दिखेगा बट हमारे पास सारी चीजें आती है। ओके, तो आपको हर टाइम रिस्पॉन्स देना है और क्लास अटेंड करना है, अटेंटिव रहना है, ठीक है। जब पेरेंट्स मीटिंग होती है ना तो उसमें हर किसी के साथ या किसी किसी के साथ कभी कभी ये सारे टॉपिक पे डिस्कस किया जाता है। यदि आपका स्कोर कम है तो क्यों कम आ रहा है, और ज्यादा है तो क्यों अच्छा है, ठीक है। या आपका कभी किसी का अच्छा रिजल्ट आ गया या बेकार रिजल्ट आया, तो उसमें ये सारी रिपोर्ट जो है वो आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस की जाती है, समझ गए? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। और प्लेटलेट्स जो है लास्ट इसमें स्लाइड से हम लोग नहीं पढ़े थे, इसका थोड़ा डिटेल, बट थोड़ी चीजें, कुछ चीजें बताया था मैंने आपको। काउंट्स प्लेटलेट्स के कितने होते हैं? 1.5 लाख से 3.5 लाख। इसका लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं है, 7 days ही होता है, और ये कलर लेस होता है। ओके, ये हमारे बोन मेरो में ऐसा बड़ा सा सेल होता है जिसको मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। जब ये टूट जाता है तो ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, और इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसका रोल हमारे ब्लड को क्लॉट करने में है, ठीक है। ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स दिख रहा है और ये इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स दिख रहा है। अब ये कैसे होता है, ये हम ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म्स में पढ़ने वाले हैं, जो आज हम पढ़ने वाले थे, बट आज के सेशन में हम लोगों का नहीं हुआ। ओके, बिकॉज हम लोगों ने अभी तक के जो भी स्टडी किए उस पोर्शन को हम लोगों ने रिवाइज किए हैं, और अब हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या होगा और कैसे ब्लड क्लॉट होगा। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग को समझने के लिए देखो, ये टिश्यू जैसे ही डैमेज हुआ, रप्चर हुआ, पंचर हुआ, यहां से ब्लड आना बाहर, ब्लड का फ्लो चालू हो गया। ओके बेटा नीले, स्क्रीन नहीं दिख रही, वॉइस क्लियर है बट वीडियो वीडियो क्यों नहीं दिख रहा बेटा? सभी को दिख रहा है क्या वीडियो? कुछ प्रॉब्लम आया क्या? रुको मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। अब ये देखो, ये मेरा ड्राइंग टूल जो है ये शेयर किया मैंने। यार किसी का आंसर यस, किसी का नो आ रहा है। अब कौन से, मैंने क्वेश्चन ही 2-3 अलग अलग टाइप से पूछा। ओके है बेटा, देखो बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे प्रॉब्लम आया, आपके साइड से प्रॉब्लम आया बेटा, एक बार रिज्वाइन करो क्लास को, बिकॉज 10 मिनट है हम लोगों के पास अभी। थोड़ा सा हम देखेंगे आज ये वाला टॉपिक, ब्लड कोएगुलेशन हम कंप्लीट करेंगे आज। ओके,
चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन का मेन टाइटल जो हमारा था वो था क्या जी? ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है बेटा, ये हमें समझना है। तो ब्लड क्लॉटिंग मींस डायरेक्टली इस पिक्चर्स में आपको एक चीज तो दिखाई दे रही है कि जैसे ही यदि हमारा कोई टिश्यू डैमेज हुआ या ब्लड वेसल्स पंचर होती है तो इमीडिएटली वहां से ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब ब्लडिंग वहां पे स्टार्ट हो गया तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमारा जो ब्लड है वो कोएगुलेट होता है। तो हमारा ब्लड का कोएगुलेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म्स जो हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, इसे कहते हैं हीमोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस कहते हैं इसे, होमियोस्टेसिस, ये इसका सही स्पेलिंग है बेटा। तो ये होमियोस्टेसिस जो है मतलब हमारे बॉडी का रेगुलेटरी मैकेनिज्म, क्या कहते हैं, हमारे बॉडी की रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये कैसे करता है, तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो प्रिवेंट करता है किस चीज को, ब्लडिंग को, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। अब ब्लड लॉस प्रिवेंट कैसे होगा, यदि हम देखें तो ब्लड लॉस का प्रिवेंशन कैसे होगा, तो पहली चीज तो जैसे ही हमारे बॉडी में जो इंजर्ड हुआ है टिश्यूज, साइट ऑफ इंजरी की यदि हम बात करें तो जहां पर इंजरी होता है, देखो ये हमारे को ये पिक्चर्स जैसे कि ये जो साइट ऑफ इंजरी है, तो ये साइट ऑफ इंजरी में इमीडिएटली जैसे हमारे जो इन पास से क्या चीज ये रिलीज होता है, एक क्या कह सकते हैं स्पेशल टाइप का सेल्स। ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही होगी शायद, एक मिनट बेटा चेक करने दो मुझे। हाँ, आवाज सही है अभी देखो, एवरीथिंग इज ओके। सो हम कंटिन्यू करते हैं, दो तीन लोग गायब हो गए क्लास से भी। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे अभी। और क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पर, साइट ऑफ इंजरी जो होता है तो हमारे बॉडी से एक केमिकल सब्सटेंस, बॉडी से नहीं, कहां से, जो इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू, और साथ ही साथ टिश्यू के बाद प्लेटलेट्स जो होती है, क्या चीज, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स अभी हम लोगों ने पढ़े थोड़ी देर पहले, याद है। तो प्लेटलेट्स जो होता है और इंजर्ड टिश्यू दोनों भी मिलकर एक केमिकल सब्सटेंस जो है, एक प्रोटीन को सिक्रेट करेंगे, और उस प्रोटीन को कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहते हैं इसे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, अब हमारे बॉडी में जो ब्लड जो है, ब्लड में एक प्रोटीन प्रेजेंट था जो इनएक्टिव फॉर्म में था, एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। ये इनएक्टिव फॉर्म में है, और ये जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिस के पास आया तो आते ही इस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा, एक्टिवेट। अब एक्टिवेट, अब इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वैसे ही देखेंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम में रिएक्शन वाइज देखे थे। तो रिएक्शन नंबर 1, फर्स्ट रिएक्शन जो है वहां पे एक इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। क्या चीज, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है ये एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ये जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम जो है, इसके पास इधर साइड से जो आया उसे कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन ने इस इनएक्टिव एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज को कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिनेज में। और थ्रोम्बिनेज जो है ये एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है,
एक्टिव हो गया। रिएक्शन नंबर 2, ये फर्स्ट रिएक्शन है। अब देखो सेकंड रिएक्शन यहाँ पे जो आएगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, ये रिएक्शन में एक हमारे बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में था, ये भी जो है ये कैसे है, इनएक्टिव फॉर्म में है। और ये जो इनएक्टिव फॉर्म है तो इधर से अब ये जो है एक्टिव फॉर्म आ रहा है, क्या है हमारा इधर से क्या एक्टिवेट हुआ बेटा, थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हुआ था। तो ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये आके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, थ्रोम्बिन में। क्या हो गया, एक मिनट ना, किसमें कन्वर्ट कर देगा ये कन्वर्ट कर देगा इससे थ्रोम्बिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म है। ये अकेले नहीं, ये कन्वर्ट जो करता है साथ ही साथ इसको कैल्शियम आयन का भी जरूरत होता है। कैल्शियम आयन के साथ जो है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अब रिएक्शन नंबर 3, अब ये थ्रोम्बिन आएगा। अभी हम लोगों ने पढ़े थे प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन भी होता है, तो ये फाइब्रिनोजन जो है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में ही है, ये भी कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में ही है। तो ये फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, इसके थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में इनएक्टिव फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में, और ये हमारे इधर ब्लड के साथ मिल करके उसे क्या कर देता है, क्लॉट कर देता है। किसके साथ मिलकर, हमारे ब्लड के साथ मिलकर के उस ब्लड को क्या करेगा, ये क्लॉट कर देता है। तो इस तरह से बेटा हमारा ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म यहाँ पे आता है। ओके, देखो स्लाइड में क्या दिया है, इस पार्ट में साइट ऑफ इंजरी हुआ है, जो क्लम्प प्लेटलेट्स और टिश्यूज होते हैं दोनों पे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ब्लीडिंग होना चालू हो गया था। थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज दोनों का नाम सेम है। जो इनएक्टिव फॉर्म में था थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होके ये कैल्शियम के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन में। फिर ये जो थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजन जो कि सॉल्युबल फॉर्म था उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट किया, अब ये इनसॉल्युबल है। अब ये जो डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट जो था वो ब्लड को क्या करते, क्लॉट करते, इस तरह से ये जो है रिपेयर कर देते हैं, ऐसा ये ऐसा बंद कर देते हैं। तो प्लेटलेट प्लग कर रहा है ताकि ब्लीडिंग यहाँ से ना हो पाए। तो इस तरह से बेटा हमारे बॉडी में ब्लीडिंग का जो मैकेनिज्म्स है ये रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है। आई होप आपको समझा होगा क्या है। तो देखो ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म, देखो ये हमारी ब्लड वेसल्स थी पहले, ये यहाँ से ब्लीडिंग होना चालू हुआ, इस तरह से बाहर आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखो यहाँ पे इस तरह से उस ब्लीडिंग को उसने रोक दिया है। तो इंजरी के टाइम पे ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लड कोएगुलेशन के बाद बेटा होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म जो ब्लीडिंग को रेगुलेट कर रहा है। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था बेटा कि हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, लेकिन जब ब्लड को क्लॉट करता है तो ये प्लेटलेट जो है ये कैसा होता है, एक्टिवेटेड होता है। समझे, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में है, थ्रोम्बोकाइनेज इनएक्टिव फॉर्म में है। थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से इसका क्या है, एक्टिवेशन जो है ये स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा यहाँ पे एक्टिव होता है कि ही ब्लड जो है ये क्लॉट होता है। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, बट आज नहीं हो पाएगा, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म क्या होता है समझा होगा। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये वाला पार्ट बेटा मैंने यहाँ पे ये जो ड्रॉ किया हूँ ना आप लोगों के लिए, ये जो मैकेनिज्म ये बहुत अच्छी मैकेनिज्म है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं वो वाली स्लाइड को भी यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और पीपीटी वाला स्लाइड भी आप लोगों को मिल जाएगा बेटा। ट्राई करता हूँ अभी तक जितना पढ़ाया उतना स्लाइड आप लोगों को आज प्रोवाइड कर दूं, और आज का लेक्चर में ट्राई करूंगा आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा, चाहो तो आप उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सारी चीजें आप वहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ओल्ड लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे अवेलेबल है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमको बोर्ड टीचिंग वाला लेक्चर चाहिए तो कुछ इसमें बोर्ड टीचिंग का लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो वो देख के रिवाइज कर सकते हो। ठीक है बेटा।
और गैसेस एक्सचेंज एमसीक्यू टेस्ट। असाइनमेंट नहीं मिला क्या बेटा आपको इस चैप्टर का? ब्रीथिंग वाला, ब्रीथिंग वाला नहीं मिला है क्या? ब्रीथिंग वाला मिला है ना? नहीं मिला? वो टीचमेंट में मैंने जैसे डाइजेशन का अपलोड किया था वैसे ये वाला भी तो किया होगा ना? आपने चेक चेक नहीं किए होंगे बेटा फिर। रोहिणी चेक करो, डेडलाइन भी खत्म हो गई। रुको 1 मिनट में देख लेता हूँ। क्या नाम से आपका बैच का ग्रुप? बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सबमिट किए हैं। हाँ तो बेटा जो टेस्ट होता है ना हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे अभी आपका डाइजेशन का हुआ वैसे ब्रीथिंग का भी होगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। सबमिट किए हो आपने? हाँ तो आपका टेस्ट होगा ना बेटा, ठीक है। मिला है, सबमिट भी हो गया, चलो वेरी गुड। टेस्ट भी होगा और प्रैक्टिस के लिए आगे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। यदि आपको ऐसा लगता है कि और प्रैक्टिस करना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप एमटीजी फिंगर टिप्स जो है, ये एक बुक आता है एनसीईआरटी बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बुक आती है बेटा, ऑब्जेक्टिव वाली, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली, ये वाला एक बुक आप परचेस कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी देखो मैं अलग से प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है, जैसे मैंने असाइनमेंट दिया, टेस्ट होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक रिफर कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहो तो, बुक वाला। इफ यू वांट टू मोर प्रैक्टिस सो यू कैन परचेज दिस बुक, अदरवाइज मैं डेटा मटेरियल तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। मॉड्यूल्स भी मिले होंगे आप लोगों को बेटा, नहीं मिले होंगे तो मिल जाएंगे आगे, ओके। चलो तो एंड करते फिर आज का क्लास। थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। रिवाइज करो बेटा आज का लेक्चर, रिकॉर्डिंग भी देखना है और नोट्स से भी पढ़ना है। चलो बाय।